हरिद्वार के लक्सर में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा बसेड़ी और बहादुरपुर के बीच उस वक्त हुआ जब एक बाइक बेकाबू होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर में बाइक सवार युवक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। मृतक लक्सर के मथाना गांव का रहने वाला बताया गया। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथी लगातार पहुंच रहे हैं। यहां पर जंगली हाथियों के पहुंचने के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं, जहां पर ज्वालापुर क्षेत्र की सीतापुर कॉलोनी की एक गली में अचानक जंगली हाथी आ धमका। गली में हाथी को देखकर वहां से गुजर रहे लोग उल्टे पांव दौड़ने लगे। इस दौरान साइकिल से गुजर रहे कुछ बच्चे भी डरकर भागते दिखे। दूसरा मामला बहादुराबाद का है, जहां पर हाईवे पर अचानक जंगल से निकलकर एक हाथी पहुंच गया। सड़क पर हाथी को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और ट्रैफिक भी थम गया। गनीमत रही कि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वन विभाग के अधिकारी हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए वन कर्मियों की तैनाती किए जाने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी के दौरे पर रहेंगे और अमित शाह का 11:30 बजे देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर सीएम धामी अमित शाह का स्वागत करेंगे। वहीं 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह का मसूरी LBS एकेडमी पहुंचने का कार्यक्रम है। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देहरादून से खबर है, यूसीसी के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। निकाय चुनाव के कारण यूसीसी टल सकता है। सियासी गुड़ाभाग के चलते यूसीसी टल सकता है। वहीं यूसीसी को लेकर अभी विभागों की ट्रेनिंग का काम पेंडिंग है। ऐसे में राज्य में यूसीसी लागू होने में अभी वक्त लग सकता है। देहरादून से बड़ी खबर है, उत्तराखंड में 5 IPS और 14 PPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। नए DGP दीपम सेठ के चार्ज लेने के बाद सरकार ने कई IPS और PPS अधिकारियों को नई तैनाती दे दी। उत्तरकाशी में हालिया हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद वहां के SP को हटा दिया गया। अब सरिता डोभाल उत्तरकाशी की नई SP होंगी। पौड़ी में एडिशनल SP जया बलूनी इस पद पर देहरादून ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह हरबंश सिंह को अल्मोड़ा और शेखर चंद सुयाल को हरिद्वार ग्रामीण के पद पर भेजा गया। वहीं PPS लोकजीत सिंह को हरिद्वार में ट्रैफिक संभालने के लिए तैनाती दी गई है। देहरादून से अगली खबर है, आज क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। शाम को 5 बजे के बाद प्रशासक नियुक्त हो जाएंगे। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में SDM जिम्मेदारी संभालेंगे। कुल 89 क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक नियुक्त होंगे। कल ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आया है कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जानवरों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों से महिलाओं की निजता रिकॉर्ड की जा रही है। इस रिसर्च के आने के बाद वन महकमे में हड़कंप मचा है। पूरा मामला देखिए रिपोर्ट में। ड्रोन से महिलाओं की प्राइवेसी पर नजर। जिम कॉर्बेट में महिलाओं की जासूसी। चोरी छुपे कौन रिकॉर्ड कर रहा वीडियो। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप और ड्रोन जंगली जानवरों की सुरक्षा में मददगार रहे हैं। जानवर कहां हैं और किस हालत में हैं? ड्रोन कैमरा जानवरों की रिपोर्ट बताने में मददगार साबित होता है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे महकमे को टेंशन में डाल दिया है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरा
वॉइस रिकॉर्डर और ड्रोन का इस्तेमाल ग्रामीण महिलाओं पर जासूसी करने के लिए भी किया जा रहा है। ये वो महिलाएं हैं जो चारा ढूंढने और अन्य कामों के लिए जंगल में जाती हैं। जंगल में महिलाओं के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, बल्कि उसे वायरल भी किया गया। 19 अगस्त 2019 को उनको शोध करने के लिए उसका विषय था सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज, उसके ऊपर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हुआ था कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वहां पर हमने बहुत प्रकार के कैमरास लगा रखे हैं, क्योंकि वो मैंडेट है जो हमारा टाइगर एस्टिमेशन होता है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, उसके लिए हमारा एंटायर उत्तराखंड में जहां पर टाइगर होता है वहीं पर लगाया जाता है। और इसके साथ साथ भी हमको प्रोटेक्शन मेजर्स के अगेंस्ट में भी कि कोई इंट्रूजन ना कर दे जंगल के अंदर बिना अनुमति का, कोई विशेष अपराध करने के लिए, तो उसके लिए भी हमको सर्वेलेंस कैमरा लगाना जरूरी है और ये भी सारे टाइगर रिजर्व में लगाया जाता है। इसका खुलासा तब हुआ जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जियोग्राफी डिपार्टमेंट ने रिसर्च किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि स्थानीय अधिकारियों और गांव के कुछ पुरुषों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल उन महिलाओं पर जासूसी करने के लिए भी किया जाता है तो जंगल में लकड़ियां बीनने या पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करने जाती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये महिलाएं ज्यादातर उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व के अंदर और आसपास के गांव से हैं। अगस्त 2019 के बाद के महीनों में सोशल एप्लीकेशन ऑफ सर्विलांस विषय पर किए गए शोध में ये पाया गया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ की निगरानी के लिए यूज किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दुरुपयोग किया जा रहा है। चारा पत्ती के लिए जंगल जाने वाली महिलाओं की रिकॉर्डिंग की जा रही है। हमारा कतई कोई भी इस प्रकार का मंशा नहीं होता कि हमने किसी निजता के ऊपर बात करें, तो मैंने इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से मैंने लिया है। जो रिपोर्ट हमारे पास आ रखा है, तो इस प्रकार के चीज़ों को हमने बहुत ही सीरियसली लिया है और मैं आशा करता हूं कि हमारा डायरेक्टर कॉर्बेट इसको जल्द से जल्द अपना जांच पूरा करके इसका नतीजा हमको दे देंगे। महिलाओं की निजता को रिकॉर्ड किए जाने की खबर के बाद महिलाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रंजन कुमार मिश्रा ने डायरेक्टर कॉर्बेट की मामले की गहनता से जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। राज्य में बाहरी लोगों के द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर पूरे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने राजस्व की टीम के साथ मजिस्ट्रेट खाली, द्वारसो और डीडा क्षेत्र में निरीक्षण किया, जिसमें नक्शा, खतौनी और आवश्यक दस्तावेज चेक किए गए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि जमीनों को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाएगी। जो उत्तराखंड के बाहर के निवासी नहीं खरीद सकते उसका उल्लंघन किया गया था, उस मामले में निरीक्षण किया गया। इसके अलावा एक रेरा के अप्रूवल के संबंधित एक आया था कि रेरा का अप्रूवल के बिना जो है कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका निरीक्षण किया गया। इसके अलावा हमारे बिरला स्कूल के ऊपर भी एक शिकायती पत्र आया था कि वो ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है, तो इन सभी चीज़ों का जो है निरीक्षण किया गया। कुछ उसमें अनियमितताएं पाई गई, जिसकी जो रिपोर्ट बनाकर शीघ्र ही अग्रसारित की जाएगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू को आज 1 साल पूरा हो गया है। आज ही के दिन टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया था। जब रेस्क्यू पूरा हुआ तो फंसे हुए मजदूरों के चेहरे पर जिंदगी जीतने की जो खुशी थी और सफल रेस्क्यू को लेकर धामी सरकार के काम की जमकर तारीफ की गई थी। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसी ने मिलकर इस ऑपरेशन को मुकाम तक पहुंचाया था। इस ऑपरेशन में नई तकनीक के साथ दुआ और बौखनाग देवता में आस्था भी खूब देखी गई। घटना के 1 साल बाद भी सिलक्यारा टनल में लगातार काम जारी है, लेकिन आज भी वो जगह जहां पर भूस्खलन हुआ था वो चुनौती बना हुआ है। आज 28 नवंबर है और 1 साल पहले ये वही दिन था जब रेस्क्यू करके जो 41 मजदूर सिलक्यारा टनल के अंदर फंस गए थे उनको सकुशल बाहर निकाला गया था। इसमें ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 मौजूद है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है किस तरह से कार्य प्रगति पे है। लगातार कार्य उस रेस्क्यू जब ऑपरेशन पूरा सफल हो गया था तो उसके बाद से लगातार कार्य जारी है। हालांकि कार्य वहीं पे ही अटका पड़ा है जहां पे भूस्खलन हुआ था, वहां पे ही इस समय ट्रीटमेंट कार्य चल रहा है। दो तरफ से ड्रिफ्ट करके सुरंग बनाई गई है, रास्ता बनाया गया है और एक तरफ से कार्य
शुरू हो गया है। तो कह सकते हैं कि जो मलबा है अभी भी चुनौती बना हुआ है। बाहर पे जो बोखनाग मंदिर जिसकी बात लगातार की जा रही थी कि यहाँ पे बोखनाग मंदिर बनना चाहिए, तो वो मंदिर का कार्य भी प्रगति पे है। लगभग मंदिर का कार्य भी हो गया है। पर वो आज का वही दिन था जब सकुशल रेस्क्यू करके 17 दिन का जो ऑपरेशन चला उसमें रेस्क्यू करके जो मजदूर अंदर फंस गए थे उनको सकुशल बाहर निकाला गया था और बड़ा उत्साह का माहौल यहाँ पे देखने को मिला था। पिछले जो 3 दिन बीते उसमें भी वही माहौल यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे मेला बोखनाग देवता का मनाया गया था और लोगों में काफ़ी खुशी थी, क्योंकि जिस तरह से सिलक्यारा टनल हादसा घटा था और बोखनाग देवता की पूजा अर्चना की गई थी, उसके बाद सकुशल जो मजदूर थे 41 मजदूर वो बाहर निकले थे। इसमें अपडेट यही है, आज का दिन है, लगातार कार्य प्रगति पे है। ये पता नहीं, ये जो अधिकारी है कंपनी के जो सिस्टम है NHIDCL का, वो अभी ये क्लियर नहीं कह पा रहे कि ये सुरंग कब तक पूरी हो पाएगी, पर कार्य प्रगति पे है। और जो मलबा जहाँ पे गिरा था वो जगह अभी भी चुनौती बना हुआ है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। केदारनाथ में बीजेपी अपने दम पर जीती या फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी को जिताने में मदद की? यही सवाल कांग्रेस के अंदर उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो बार बार कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर बीजेपी से मिला हुआ है। कांग्रेस को केदारनाथ में लगता था जिस तरह का माहौल है जीत जरूर मिलेगी, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर बात केदारनाथ की हार पर हो रही है। कांग्रेस अपनी गलतियों से चुनाव हारी या फिर कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव हरवाया? कांग्रेस के सीनियर नेता रणजीत रावत के मुताबिक कांग्रेस में स्लीपर सेल की बात होती है और ऐसे नेताओं ने बीजेपी को केदारनाथ में जिताने का काम किया। उपचुनाव था, इसलिए सरकार ने प्रबंधन करके जो है, और हमारे कुछ नेताओं ने जैसा अपने बयानों में कहा कि हमारे अंदर कुछ स्लीपर सेल हैं, वो उन्होंने अपना काम दिखाया है। तो लेकिन जब आम चुनाव होगा, इस समय हम निकाय चुनाव में जाएंगे तो हर जगह चुनाव हो रहा होगा, तो फिर भाजपा न तो उस लेवल पर मैनेजमेंट कर पाएगी, न उस लेवल पर जो है लोगों को मैनेज कर पाएगी। रणजीत रावत के बयान के बाद शक की सुई हर बड़े नेता की तरफ घूम रही है, पर बिना पुख्ता सबूत के कोई नेता कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस में बड़े नेता बीजेपी का साथ देते हैं, ये सवाल पहली बार नहीं उठे। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में यही बात उठी थी, तब भी कांग्रेस को लगता था माहौल अच्छा है। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोट किया, तब भी सवाल उठा। लोकसभा चुनाव में भी सवाल उठे कि कुछ नेताओं ने बीजेपी का अंदर खाने साथ दिया। किसी ने चुनाव नहीं लड़ा तो किसी ने स्लीपर सेल का काम किया। अब यही सवाल केदारनाथ चुनाव में भी उठ रहे हैं। स्लीपर सेल की बात कुछ महीने पहले कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भी की थी, तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले गणेश गोदियाल ने ऐसे नेताओं की तुलना विभीषण से की थी। पर सवाल है कि केदारनाथ में काम किसने खराब किया और किस नेता ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस के हाथ से जीत छीनी? तो कांग्रेस में सबसे सीनियर और असरदार नेता हरीश रावत को इस सवाल पर ही यकीन नहीं है। कहा ना कि मैं इस पर कोई टिप्पणी कोई वो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है आपका जो मुझे अंदर तक हिला रहा है। मैं इस पर विश्वास करने को अपने को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रश्न पे ही विश्वास करने को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। निश्चित ही कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो पूरा माहौल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद हम हारते हैं। बहुत अच्छे से चुनाव भी लड़े, प्रबंधन बहुत सटीक था, सभी लोग अपने अपनी तरीके से पूरी ताकत लगा के काम कर रहे थे। कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इसमें अपनी मेहनत नहीं की। उसके बाद भी चुनाव हारे। कांग्रेस के अंदर बैठे वो नेता कौन है जो पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? उनका नाम साफ नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से कांग्रेस के बड़े नेता बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उससे इतना साफ है कि कोई न कोई ऐसा नेता जरूर है जो खुद को कांग्रेसी बताकर बीजेपी की मदद कर रहा है। और दबी जुबान में सभी नेता ये जरूर कहते हैं कि वो विभीषण बाहर नहीं हुआ तो भला होना मुश्किल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी इलाके में UJVNL 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने जा रहा है। गोरी गंगा नदी पर बनने वाले इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की लागत करीब 950 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिससे हर साल प्रदेश को 530 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दे दी है और इस पर काम मार्च महीने से शुरू होगा। परियोजना से साल 2029 तक बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं मामले में MD UJVNL का कहना है कि इस परियोजना के लिए किसी भी प्रकार से निजी भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। मेगावाट की परियोजना सरकारी बियोल रूपसिया बागड़ परियोजना है। ये मुनस्यारी तहसील में पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और इसकी जो लागत है उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से उसकी PIB हो चुकी है। उत्तराखंड के लिए ठंड का मौसम विंटर टूरिज्म का सुनहरा सीजन होता है। इस सीजन में देश विदेश से हजारों सैलानी यहां की ठंड का आनंद लेने आते हैं, लेकिन इस बार ठंड में यहां पर आने वाले पर्यटकों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आखिर ऐसा क्यों है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन पे खड़ी इन ट्रेनों की रफ्तार आने वाले समय में धीमे हो जाएगी, क्योंकि मैदानी इलाकों में पड़ने वाला घना कोहरा इनकी रफ्तार थामने वाला है। इसलिए रेलवे ने अपनी तैयारी कर ली है और कई ट्रेनों को कैंसिल और रीशेड्यूल कर दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड से जुड़ी कई ट्रेनें भी शामिल हैं। कोहरे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 3 दिसंबर से 27 फरवरी तक के लिए ये फैसला लिया गया। काठगोदाम से हावड़ा दिल्ली जाने वाली ट्रेनें के फेरे कम कर दिए गए हैं। अमृतसर, आनंद विहार और कानपुर जाने वाली वीकली ट्रेनें कैंसिल कर दिए गए हैं। रामनगर से मुरादाबाद के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी कैंसिल है। काठगोदाम दिल्ली के बीच रोजाना चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हफ्ते में 3 दिन रद्द कर दी गई है। जाहिर है कोहरे के ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में क्रिसमस और नए साल के लिए आप भी अपना प्लान इसी के मुताबिक बनाएं, ताकि दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कोटद्वार से नजीबाबाद जाने वाले यात्रियों को अभी कुछ और वक्त दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच सुखरा नदी के पुल पर बेयरिंग रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है, जिसके चलते 1 दिसंबर तक रोजाना रूट को 4 घंटे तक डायवर्ट किया जा रहा है। वहीं बेयरिंग रिप्लेसमेंट के बाद एक्सेप्शन ज्वाइंट भी बदले जाएंगे, जिसमें 1 महीने का और वक्त लगेगा। इस दौरान पुल पर 1 वे ट्रैफिक ही चालू रहेगा। ये हमने 25 तारीख से बंद किया है। ये हम अपना को वेयरिंग चेंज करने में लगेंगे लगभग 7 दिन। 25 तारीख से 7 दिन लगेंगे हमारे, और बाकी जो ऊपर का काम रहेगा उसमें हमारा एक साइड से ट्रैफिक चलता रहेगा। एक साइड में हम काम करेंगे, उसमें हमें लगेंगे लगभग 1 मंथ लग जाएगा। तो एक साइड से अपना ट्रैफिक चालू रहेगा। जब हम एक्सपेंशन जॉइंट चेंज करेंगे तो एक साइड में हम काम करेंगे, एक साइड में ट्रैफिक चलता रहेगा। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर क्वारब के पास लगातार मलबा गिरने से भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से रात को हाईवे को पूरी तरह से बंद रखा जा रहा है। वहीं दिन में भी कई बार हाईवे पर आवाजाही बाधित हो रही है। वहीं अब प्रशासन डोबा, चौसली समेत कई ग्रामीण सड़कों को ठीक करने में जुटा है, ताकि हाईवे बंद होने से ग्रामीण सड़कों से ट्रैफिक को चालू रखा जा सके। और इसमें बहुत तेजी से पहाड़ से जो है मलबा आ रहा है और 10 फीट चौड़ाई में दरार भी पड़ गई है। इसके लिए TADC जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हम लोगों ने सर्वे कराया है। NH जो हमारा डिवीज़न है वो भी काम कर रहा है उस पर, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पैरेलल में 2-3 हमारे पास ऑप्शन है। एक डोबा चौसली जो रोड है उसको हम लोग 10 लाख रुपए हमने आपदा से रिलीज किए हैं, उस पर भी काम चल रहा है। प्रदेश की राजधानी देहरादून की सड़कों से जल्द विक्रम चलना बंद हो जाएंगे। मार्च 2025 तक विक्रम को बंद कर दिया जाएगा, जिसके लिए RTO देहरादून ने चरणबद्ध तरीके से इनको हटाने का काम शुरू कर दिया है। इनके बदले देहरादून में 13 सीटर CNG और BS6 के पेट्रोल गाड़ियां चलाने का फैसला हुआ है। शहर में यात्री वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषित हो रही दून की आबोहवा को बचाने के लिए ये फैसला लिया गया। देहरादून में 472 विक्रम चल रहे हैं।
अब इन्हें बाहर करके इनकी जगह पर 8 से 13 सीट वाले चौपहिया यात्री वाहनों को चलाने का फैसला लिया गया। हुए विक्रम संचालकों को आरटीए ने निर्णय लिया है कि अगर वो 4 पहिए की जो क्लीन फ्यूल बेस्ड कोई भी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, जैसे सीएनजी गाड़ी हो या पेट्रोल BS6 की गाड़ी हो, तो उनको हम उसी रूट पर परमिट देंगे जिस पर कि वो अभी संचालित हो रहे हैं। और साथ में उन गाड़ियों को सब्सिडी भी 50% सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई मजारों के मामले में अब दून हॉस्पिटल के कैंपस में बनी मजार भी शामिल हो गई है। मजार को लेकर आई एक शिकायत के बाद प्रशासन ने इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी हॉस्पिटल में होती है तो वो है दून हॉस्पिटल। इस सरकारी हॉस्पिटल में देहरादून से लेकर पहाड़ और देहरादून से लगे यूपी के इलाकों से सभी मरीज यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में दून हॉस्पिटल के कैंपस में बनी एक बड़ी मजार से यहाँ गाड़ियों की पार्किंग से लेकर अन्य गतिविधियों में दिक्कत होती है। ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर इस मजार को हटाने की मांग की है। उनका दावा है कि ये मजार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने मामले में 4 विभागों की कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। हिंदू मुस्लिम से इसमें कोई मतलब नहीं है, संपत्ति सरकारी है, उसको अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। अन्यथा कोई अन्य धर्म का चाहता हो तो फिर दून हॉस्पिटल को हटाकर वहाँ एक मस्जिदों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का, गिरजाघर का एक कॉरिडोर बना दो। तो मेरा यही मांग है सरकार से, यदि अभी भी नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे न्यायालय में जाना पड़ेगा। उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए तो हमने जो संबंधित विभाग हैं उनकी कमेटी तय की है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर हम अग्रिम जो लीगल कार्रवाई है वो संपादित करेंगे। और इसमें हमने नगर निगम, PWD, अस्पताल प्रशासन और रेवेन्यू की टीम बना रखी है जो रिपोर्ट हमको प्रेषित करे। दूसरी ओर मजार संचालकों का कहना है कि मजार अवैध नहीं है, वो इसके 100 साल से भी ज्यादा पुरानी होने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मजार से अस्पताल के कामकाज में कोई बाधा नहीं होती, बल्कि इसमें हिंदू हो या मुसलमान सभी धर्मों के लोग मन्नत मांगने आते हैं। 95% हिंदू आते हैं, बाकी 5% में मुस्लिम भी आते हैं। सभी धर्म के आते हैं, सिख भी आते हैं, हाँ सब धर्म के लोग आते हैं। हॉस्पिटल में आने वालों की और आस्था, ये विश्वास बढ़ता है उनका, क्योंकि यहाँ आके वो दुआ मांगते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए। व्यवधान तो यहाँ शोर शराबा नहीं, कोई कव्वाली वगैरह नहीं ऐसी होती यहाँ पे कभी कभार। अब जांच में मजार सरकारी जमीन पर निकली तो मजार का टूटना तय है। उत्तराखंड में अभी तक ऐसे 543 ढांचे ध्वस्त किए जा चुके हैं जो बीते सालों में या दशकों पहले अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।